हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि क्या सेक्शन 22 जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड पे एप्लीकेबल होता है या नहीं, या उसके लिए कोई अलग कानून बनाया गया है। यानी कि जो हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट 22 पे इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि परिवार की जो संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, और वो पैतृक संपत्ति जो हमें उत्तराधिकार के रूप में मिला हुआ है और उसमें एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं, तो उस हिस्सेदार में से कोई हिस्सेदार यदि अपना जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहता है तो वो दूसरे व्यक्ति को पहले बेच सकता है या पहले अपने हिस्सेदार को ही बेचेगा। तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो आप देखिएगा। लेकिन अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो, ये हमारा उद्देश्य ये है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है, कृषि भूमि होता है, कृषि भूमि पे ये नियम एप्लीकेबल होता है या नहीं, और यदि होता है तो किन परिस्थितियों में ये लागू होगा। तो आइए इसे जानते हैं। इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 22 ये कहता है कि जो भी हमारे संपत्ति है जो मुझे उत्तराधिकार के रूप में मिला हुआ है, उस संपत्ति में एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं, और वो हिस्सेदार यदि कोई संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है तो दूसरे व्यक्ति को वो नहीं बेच सकता। सबसे पहले वो संपत्ति खरीदने का अधिकार जो और को हिस्सेदार हैं, जो और हिस्सेदार अन्य हिस्सेदार हैं, उनको पहले खरीदने का अधिकार होता है। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो सेक्शन 22 के तहत सूट सिविल कोर्ट में फाइल कर सकता है जो अन्य उसका हिस्सेदार है। तो इसीलिए पहले उनको क्या है कि उनको नोटिस देना पड़ता है कि ये जमीन मैं बेच रहा हूँ, ये जमीन आप लोगों को यदि खरीदना है तो आप लोग खरीदें, और जो वैल्यू उसका होता है वो वैल्यू उस जमीन का देवें और वो जमीन उसको खरीदें। लेकिन यदि कोई हिस्सेदार मना करता है, जो उस जमीन के जो उत्तराधिकार है, एक से ज्यादा हिस्सेदार है, और वो मना करता है कि नहीं ये जमीन मैं नहीं खरीदूंगा, फिर वो दूसरे व्यक्ति को किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं। अदरवाइज वो थर्ड पार्टी को तब तक नहीं बेचेंगे जब तक कि उसके अन्य साझेदार जो है, हिस्सेदार जो है, वो खरीदने को तैयार होंगे, तो वो दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकते हैं। मूल्यांकन की बात भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि उनके हिस्सेदार जो वो कम वैल्यू उस जमीन का लगाए, तो कम वैल्यू वो नहीं लगा सकता। यदि उनको लगता है कि ये जमीन का वैल्यू कम लगा रहा है तो इसके लिए वो कोर्ट से ही भी वैल्यूएशन, उस जमीन के लिए वैल्यूएशन का ऑर्डर ला सकते हैं, और कोर्ट जो मूल्यांकन तय करेगा वो भी वैल्यू माना जाएगा। या फिर आपस में यदि वो बैठ के कर लेते हैं कि इस जमीन का इतना मूल्य होगा तो वो कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है कि क्या सेक्शन 22 जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड पर एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि कृषि भूमि हो या किसी भी प्रकार की भूमि हो, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी फिक्स एसेट्स है, चल संपत्ति है, और वो मुझे पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में वो संपत्ति है, और वो मुझे उत्तराधिकार के रूप में मिला हुआ है, तो उस संपत्ति को हम खरीद बिक्री कर सकते हैं, और एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं तो पहले हिस्सेदार को दे सकते हैं। तो सेक्शन 22 का जहां तक नियम है वो एग्रीकल्चरल लैंड पर भी लागू होता है। यानी कि ऐसी कोई संपत्ति जो फिक्स एसेट्स हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, उस संपत्ति पे ये नियम लागू होगा। जो फिक्स एसेट्स नहीं है उस संपत्ति पे ये लागू नहीं होगा। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड पे ये लागू नहीं हो सकता, लेकिन हमारा यदि लैंड है, बिल्डिंग है, तो इस पे लागू हो सकता है, क्योंकि ये मेरा फिक्स है, फिक्स एसेट, ये चल संपत्ति होता है, तो इस पे सेक्शन 22 लागू होता है। सेक्शन 22 लागू कराने के लिए आपको मैंने अभी बताया कि इसका जो सेक्शन 22 का जो नियम है वो एग्रीकल्चरल लैंड पे भी एप्लीकेबल होगा, उस पे यूज में ये सेक्शन 22 आएगा। और यदि वो जमीन बेचते हैं, मान लीजिए एक आदमी का 4 बेटा है और जो उनके पिताजी थे वो एक्सपायर हो गए,
और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो भी है उसका उसने कोई वसीयत नहीं बनाया है, बिना वसीयत किए हुए वो एक्सपायर हो गए। क्योंकि यदि वसीयत बनाते तो जिसके नाम से वसीयत बनाते उसका पूरा प्रॉपर्टी हो जाता, लेकिन यहाँ पे वसीयत नहीं बना हुआ है तो वो संपत्ति जो है उनके मरने के बाद चारों बेटों में बांटा जाएगा। अब उसमें से एक बेटा चाहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेच दूं, तो वो जब प्रॉपर्टी बेचेगा तो सबसे पहले उनके और जो 3 भाई हैं उनको पहले नोटिस देगा कि ये जमीन मैं बेच रहा हूं, यदि आप तीनों भाइयों में से किसी को खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, और उसका वैल्यू जो है आपस में तय कर लेगा या कोर्ट से भी उसका मूल्यांकन करा सकता है। यदि वो तीनों भाई मना करता है फिर वो चौथे को यानी कोई अदर पार्टी को वो बोल सकता है कि मैं ये जमीन बेच रहा हूं, मेरा भाई नहीं लेने को तैयार है, आप इसे चाहे तो ले सकते हैं, फिर वो चौथा ले सकता है। अदरवाइज जो है वो तीनों भाई यदि लेने को तैयार है, तीनों में से कोई एक, तो वो ले सकता है। अब तीनों में से यदि तीनों चाहता है कि मैं लूं, तो तीनों में सबसे ज्यादा पैसा जो देगा वो व्यक्ति उस जमीन को खरीद सकता है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, जिस कंसेप्ट को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये कंफ्यूजन था कि सर ये जमीन जो है एग्रीकल्चरल लैंड पे एप्लीकेबल होगा या फिर एग्रीकल्चरल लैंड पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, एग्रीकल्चरल लैंड पे किसी परिस्थितियों में ये होता है कि स्टेट का जो रूल होता है वो भी रूल फॉलो होता है, लेकिन ज्यादातर परिस्थिति ऐसे होते हैं जिसमें सेक्शन 22 का रूल तो फॉलो होगा ही, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में स्टेट का रूल भी फॉलो होता है। तो स्टेट के रूल जो है, क्योंकि स्टेट को भी लॉ कानून बनाने का अधिकार है और स्टेट का जो कानून होता है उस हिसाब से भी आपको चलना पड़ सकता है, तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन ना रखें। और यदि कोई कंफ्यूजन फिर भी हो इस टॉपिक के बारे में या किसी भी लीगल टॉपिक के बारे में, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो, क्रिमिनल से रिलेटेड हो, टैक्स से रिलेटेड हो, किसी भी लीगल टॉपिक के बारे में आपको यदि कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।